बहुत बड़े पद पे आसीन हैं, भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं, आईएएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और जो अर्बन अर्बन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, और दिल्ली पूरे जितने देश भर में मेट्रोज हैं उनके भी चेयरमैन हैं, और बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके बाद भी जब भी हम माटी उनको आवाज़ देती है तो वो आ जाते हैं हमारे बीच में, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी धरती से, अपने अपने पूर्वांचल से जो उनकी मोहब्बत है, जो लगाव है, उसकी वजह से वो हमारे साथ रहते हैं। एक तरह से वो हमारे पेट्रन हैं, संरक्षक हैं। मोदी जी उनको छोड़ नहीं रहे हैं और पता नहीं कब तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं, मैंने उनसे पहले भी कहा है कि साहब अनऑफिशियली अभी आप हैं, और तब आप हमारे ऑफिशियल पेट्रन हो जाएंगे जब एक बार आप सरकारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं, और इसके बाद भी जब भी माटी का कोई कार्यक्रम होता है तो वो समय भी देते हैं और उसमें अपना सहयोग भी देते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। गांव से उनके जुड़ने की बात यह है कि वो साल में एक दो बार गांव रह के आते हैं, खेतों में, खलियानों में, बागों में। और वो शेर मैं उनके लिए पढ़ता हूँ कि वो पेड़ जिसकी छाँव में कटी थी उम्र गांव में, मैं चूम चूम थक गया मगर ये दिल भरा नहीं। तो मैं चाहूंगा वाह कि वाह वाह, क्या बात है। हम आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी से सुने गांव की बातें, मऊ और बलिया की बातें, पूर्वांचल की बातें और उनके बचपन की यादें। असल वही है जिससे हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से भी। तो आप से निवेदन है, आप अनम्यूट हैं आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, कि वो आप अपनी बातें रखें। मेरी आवाज आ रही है आसिफ जी? बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत चलिए, है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई। और आपके साथ आज के इस 5वें संस्करण में जो माटी का कवि सम्मेलन का आपने शुरुआत की, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऑलरेडी 4 जगह जो आपने, पहले प्रयागराज, फिर जौनपुर, फिर गाजीपुर और आजमगढ़, ये 4 कर चुके हैं, और आज आप मऊ और बलिया को जोड़ रहे हैं पूर्वांचल की धरती पर तमाम सारे कवि लोगों को। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। थोड़ा सा ये कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से मैं देर से जुड़ पाया, इसके लिए खेद है। लेकिन मैं सुन तो पा रहा था पर जुड़ नहीं पा रहा था, और मुझे कहीं जाना भी था इसलिए। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि अपने लोग हैं तो मैं थोड़ा आगे का कार्यक्रम विलम्ब कर दूं। तो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, और मैं ये कहूँगा कि अब आप ये ट्विटर का जो चैनल है, इस चैनल के बाहर निकल करके अगर आप और भी हमारे हमारे दफ्तर में इस काम को देखते हैं, हरिओम देखते हैं, उनका नंबर मैं आपको भेज दूंगा। और हरिओम को मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया है कि आपको वो ऐसे चैनल जिसपे फोटो भी और बने वीडियो भी और साथ में आवाज़ भी दोनों साथ साथ जाए, चाहे वो वेबएक्स हो, चाहे टीम हो, चाहे वो जूम हो, ऐसे तमाम सारे चैनल्स हैं जिस चैनल के माध्यम से जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो न केवल उनकी आवाज़, उनकी जुबान से, जैसे अभी मदन मोहन जी की मैं तमाम सारी गज़लें और उनकी नज़में सुन रहा था, तो वो आप न केवल उनकी ज़बान सुनेंगे बल्कि उनको देखेंगे, उनके हाव भाव। क्योंकि जब हम बोलते हैं, कुछ अभिव्यक्त करते हैं, तो जितनी बात हम अपनी ज़बान से बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने हाव भाव से बोलते हैं, और अगर हाव भाव को पकड़ करके आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और इसको पूर्वांचली लोग अगर ज़्यादा नहीं समझेंगे, तो पूर्वांचल के तो हमारे जो हम लोग बचपन में नौटंकी देखते थे, वो ज़्यादा तो हाव भाव का ही होता था। तो ये आपको मैंने पूर्वांचल में जब हम देखते हैं, मुझे याद आती है गांव में जो लोग लड़ते थे तो उनकी आवाज़ से ज़्यादा उनके हाव भाव से लड़ाई जो है को ज़्यादा आनंद लिया जाता था। कि हम लोग छोटे बच्चे थे और 2 लोगों को लड़ते हुए देखते थे, कितना आनंद आता था। वो आनंद जो उनके हाव भाव में होता था उस पर उनकी जुबान से कम होता था, दूसरी चीज़ में ज़्यादा होता। तो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत है, और उसके लिए हरिओम हमारे जो दफ्तर में है वो आपकी मदद करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ, इस प्रकार से आप लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका पिछले बार जब माटी का कार्यक्रम हुआ था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसमें लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लेके जाइए, और ये बहुत बहुत ही सराहनीय प्रयास है लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाने के। आज आपकी बातें, ये कवि कवि सम्मेलन को सुन करके मुझे बचपन की याद आ गई। मेरे पिताजी वहाँ पे बलिया के जो प्लानिंग ऑफिस है, आप जो बलिया के भी मदन मोहन जी बोल रहे थे, उनको शायद जानकारी होगी कि वहाँ का जो मुरली मुरली मनोहर इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे
वहां पे जी कॉर्नर सर। पे ये प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस हुआ करता था, उसमें मेरे पिताजी बड़े बाबू हुआ करते थे। और हम लोग वो 1981 में रिटायर किए। मैं समझता हूँ 1969 में मेरे पिताजी बलिया गए थे और 81 में रिटायर किए। तो हर साल जो ददरी का मेला होता था, मैं तो फिर निकल गया था 1973 में, वहां से रांची पढ़ने निकल गया था। लेकिन मेरा जी छोटा जी। भाई जो इनकम टैक्स में अभी आजकल यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है दिल्ली में ही, तो मेरे छोटे भाई और सब लोग रहते थे, तो हम लोग ददरी के मेला जरूर जाते थे। ददरी वाह। का मेला जो है अक्टूबर में, जो पूर्णिमा होती थी कार्तिक पूर्णिमा पे, उसमें गंगा जी का स्नान और ददरी का मेला, और उसमें मैं छुट्टी में भी आता था तो जरूर जाते थे। और ददरी के मेला में खास तौर से जिस दिन कवि सम्मेलन होता था, उस दिन तो मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग तो जाकर के रात में 12-12 बजे तक बैठ करके वहां पे कविताएं सुना करते थे। मुझे ध्यान है कि वाह, क्या मुझे बात है, उसमें क्या मुझे बात, ध्यान है कि जो है, चाहे क्या बात। द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी रहे हों, श्याम नारायण पांडे जी रहे हों, बहुत सारे इतने सारे कवियों का वहाँ पे जमावड़ा होता था। पता नहीं अब ददरी का मेला में वैसा कवि सम्मेलन होता है कि नहीं होता है, अब मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि लास्ट में गया था जब मैं मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, तब मैं बलिया गया था। बलिया में मैंने कुछ चीज़ें देखी और वहाँ पे अब तो बलिया बिल्कुल बदल गया था। मुझे तो, मैं उस घर में भी गया जिस घर में मेरे पिताजी रहते थे, ट्रेजरी ऑफिस के ठीक सामने डी टाइप क्वार्टर बने हुए थे, तो मैं उस घर में भी गया। वो एक श्रीवास्तव जी रहते थे, उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उसमें मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव था, और मैं उस घर में गया, उस जगह को प्रणाम करने के लिए जहाँ मैं बचपन में अपना समय गुजारता था। और उन लोगों के साथ वहाँ पे समय गुजारा, उनके साथ चाय पिया और बड़ा अच्छा लगा। तो उनके साथ हम लोग ध्यान कर रहे थे कि कैसे गुदड़ी बाजार, कैसे वहाँ का चौक, कैसे वहाँ का ददरी का मेला, कैसे बालू में जाते थे हम लोग जो है, जा करके गंगा जी स्नान करने, सब एक एक चीज़, वो भृगु आश्रम और ऐसे तमाम सारी चीज़ें अपने आप स्वतः स्मरण हो जाती हैं। तो मैं अच्छा, आपने जो मुझे एक बार दोबारा अपनी इस मेमोरी लेन में वापस भेज दिया आसिफ भाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी जो देवलास की बात कर रहे थे, उसके पहले परिचय दास जी, देवलास हमारे मऊ जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण महर्षि देवल ऋषि का जो है वो तपोभूमि है। और देवलास के बारे में, मतलब वहाँ पे सूर्य जी का जो मंदिर है, जो तमाम सारे, वहाँ भी बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं बताऊँ, छठ का मेला लगता है। और छठ के मेला में जो है वहाँ पे तमाम सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। और मेला तो हमारे हर एक, अब ये हमारे गांव के बगल में मैं रहने वाला हूँ, शायद आपके लोगों को देवकांत पांडे जी यहाँ पे हैं। देवकांत पांडे जी को मालूम है, क्योंकि जब मैं सिविल एविएशन में हुआ करता था वो मुझे जानते थे। मेरा गांव जो है मिश्रान क्षेत्र में पहाड़ीपुर गांव है, जो मधुबन के आगे करीब 10 किलोमीटर, मधुबन और बेलता रोड के बीच में सड़क पे पड़ता है। मेरा घर तो सड़क के बिल्कुल किनारे ही लगा हुआ है। तो हम लोग बचपन में वहाँ से जो सोना डे का मेला होता था, ऐसे तमाम सारे मेला और इस तरह की चीज़ें जो है पूर्वांचल की खासियत है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अब अगले बार जो आप करिए तो फिर इसको ऐसे प्लेटफॉर्म पर करिए जिससे लोग एक दूसरे को देखें, उसको एक दूसरे को पहचाने, समझें। मैं इस समय एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, जो मुझे, मैंने इसको देख करके बड़ी बचपन की याद आई। हमारे गांव के बगल में शहीद है, और शहीद के बारे में मेरे बाबूजी कहा करते थे कि यहाँ पे तमाम सारे लोगों को काट दिया अंग्रेजों ने, और वहाँ पे शहीद, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पूर्वांचल तो आंदोलन की धरती है। वहाँ पे मतलब चाहे मंगल पांडे जी हों, 1857 की क्रांति में उनका नाम तो मैंने दुनिया भर में लोग जान गए। मैं बताऊं कि जब कक्षा 11 पास किया वहाँ रांची से, और मैं एनएसटीएस का इंटरव्यू दे रहा था। एनएसटीएस के इंटरव्यू के लिए मैं दिल्ली आया था, पहले बार मैं दिल्ली आया था उस समय। और एनएसएस के इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू जब खत्म हो गया तो मुझे एक जब कहा कि अब आप जाइए, फिर बोर्ड में चेयरमैन ने कहा नहीं बैठ जाइए, तो मैं बैठ गया। तो उन्होंने कहा, पूछा कि भाई आप तो बलिया के हैं। हमने कहा बिल्कुल बलिया का हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी उसमें बलिया में नौकरी करते थे, तो मेरा पता बलिया का ही लिखा हुआ था। तो हमने कहा बलिया के हैं। तो उन्होंने पूछा भाई कि ये बलियाटिक क्या होता है। तो मैं तो थोड़ा एक बार आश्चर्य किया, भाई ये एनएसटीएस का नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो बड़ा प्रेस्टिजियस इम्तहान हुआ करता था, उससे लोग साइंटिस्ट बनते थे देश दुनिया में तमाम सारे जगह, और पूछ रहे हैं बलियाटिक क्या होता है। तो उस समय मुझे तुरंत मेरे मन में एक बात आई, और मैंने उन्हें जवाब भी दिया। मैंने कहा साहब ऐसा है कि बलिया जो है ये कर्म भूमि है क्रांतिकारियों की।
यहाँ पे ये ऐसी भूमि है जहां से मंगल पांडे को पूरे दुनिया में लोग जान गए कि एक आदमी जो है पूरे उस ब्रिटिश हुकूमत को हिला सकता है और एक ऐसा भी उसको आभास दिला सकता है, उसको कपकपी ला सकता है कि जिससे उसे लगे कि अब उनको छोड़ के भागना पड़ सकता है। जरूर हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने हरा दिया, खत्म किया उसको, लेकिन फिर भी मंगल पांडे ने ये दिखा दिया कि क्या दम होता है। या चित्तू पांडे जी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन किया गांधी जी ने, तो उस समय चित्तू पांडे जी ने जो दिखा दिया, ट्रेजरी से लेके कलेक्ट्रेट वो सबको कब्जा कर लिया, सब पे यूनियन जैक को उतार करके, जो ब्रिटिश फ्लैग वहां पे फहरा रहा था उसे उतार करके भारत के झंडे को फहरा दिया और 8-9 दिनों तक उसको अपने कब्जे में रखा। इसके बावजूद अंग्रेजों की इतनी ताकत थी इसको रखा। तो हमने कहा हमारा बलिया तो बिल्कुल क्रांतिकारियों का, वहां पे बलिया में जो है और भी तमाम बलिया के आसपास जो कांड है, तो हमने कहा कि ऐसे क्रांतिकारियों के लिए जब अंग्रेजों को जाना पड़ता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता था, या वहाँ के जो इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर होते थे उनको जवाब देना पड़ता था, तो कहते थे कि बलिया के लोग बहुत ही पेट्रियाटिक है, बलिया के लोग बहुत पेट्रियाटिक है, ये उनको कहना पड़ता। तो बलिया पेट्रियाटिक कहने की जगह उनको बलियाटिक, शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बलियाटिक कह दिया। मैंने उनसे कहा, ये कहा कि ये बलिया के लोग इतने पेट्रियाटिक है, जिसको अंग्रेजों ने उसको बलियाटिक कर दिया, और इसको लेकर के पूरा का पूरा बोर्ड इतना कस के ठाका मारे उन्होंने। सर बहुत बढ़िया व्याख्या है सर, बहुत बढ़िया व्याख्या है कि भाई बलिया वाले तो उन्होंने कहा कि भाई आम भाषा में बताओ, आपने तो बहुत बढ़िया व्याख्या कर दी। हमने कहा आम भाषा में बलिया के वो लोग हैं जो कि आप अगर कुछ भी करिएगा तो लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, हर चीज के लिए वो तुरंत जो है अपने तुरंत ही निपटा लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे कि बाद में देखेंगे, हाथों हाथ निपटा करके पूरा एकदम फैसला कर लेंगे। तो वो आप जो कहते हैं कि चाहे कहते हैं भूचड़ कह लीजिए, आप उनको जिद्दी कह लीजिए, आप उनको कुछ भी कह लीजिए, तो आप एक रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो अपने आप में है, लेकिन वो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो कैरेक्टरिस्टिक हर जगह आपको आती है। वो पेट्रियाटिज्म हमारे, जब वो देश को जिताने में लगते हैं तो देश को जिताने में लग जाते हैं। और आज जो है मैं कहूँगा कि बलिया के, मऊ के या पूरे पूर्वांचल के ऐसे तमाम सारे लोग, आप लोकनायक भाई जयप्रकाश नारायण जी का नाम कौन नहीं जानता, हिला दिया उन्हें, हुकूमत को उन्होंने हिला दिया। जयप्रकाश नारायण जी बलिया के सिताब दियरा के रहने वाले। चंद्रशेखर जी मेरे गांव के बगल के रहने वाले। मेरे गांव और चंद्रशेखर जी के गांव के बीच में केवल 3 किलोमीटर की दूरी है। चंद्रशेखर जी ने दिखा दिया कि एक बलियाटिक क्या चीज होता है, या पूर्वांचल की माटी, जो पूर्वांचल की जो धरती है उसमें क्या ताकत है। एक युवा तुर्क के तौर पे निकल करके पूरे एक राष्ट्रीय उसका उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का, जिसने बहुत बड़ा नेतृत्व किया, उसका अध्यक्षता उन्होंने किया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री भी रहे। और उन्होंने कभी अपनी ओरिजिनलिटी से, क्योंकि मुझे चंद्रशेखर जी से ताल्लुकात हुआ, आमने सामने मुझे कई बार ऐसे मौका मिले, तो चंद्रशेखर जी की जो क्या बराबरी है। आज आपको हमारे जो है जो डिप्टी स्पीकर है हरिवंश नारायण जी, वो बलिया के रहने वाले हैं। आप उनकी पर्सनालिटी, आप उनके बारे में जानते होंगे, उनकी लेखनी के बारे में, तो तमाम सारे यहाँ पे लेखक और कवि लोग हैं, तो लेखक और कवि लोग तो उनके बारे में कौन नहीं जानता है, वो किस प्रकार की बात लिखते हैं। तो ऐसे 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 बलिया के जो है, अगर हम गिनना चाहें, मेरे खुद के बाबा लगेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, मतलब हमारे गांव के बगल में। मैं तो बचपन में जाकर के उनका आशीर्वाद कितने बार लेने का मुझे मौका मिला। या लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी जब वो बनारस में रहते थे, बनारस में मेरी पोस्टिंग थी 1985-86 में, मैं ट्रेनिंग कर रहा था बनारस में, तब भी उनके पास जाकर के कई बार उनका आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिलता था। वो हमारे बाबा लगते थे। तो सिंदूर की होली उनका जो नाटक था, हाँ, अरे एक ही नहीं, बल्कि आपका जो सिंदूर की होली नहीं, बल्कि उनकी जो है तो बड़े सारे उन्होंने लिख रखे। अशोक ऐतिहासिक उन्होंने लिख रखा है, उन्होंने चक्रव्यूह लिख रखा है, ऐसे बहुत सारे उनके लेखनी। या हमारे श्याम नारायण पांडे, जो मैंने कहा बचपन में, चाहे वो हल्दी घाटी हो, जौहर हो, तुमुल हो, है ये जय पराजय हो, ऐसे तमाम सारी किताबें उन्होंने लिख रखी है। आपके बलिया के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप बलिया में जाइए, चाय पीने बैठे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बात लोग करते हैं। वहाँ पे बाढ़ बट्टी की कथा, ऐसे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी को क्या अलग जगाई थी। तो बलिया की माटी जो है, बलिया की माटी, मऊ की माटी, या पूरे पूर्वांचल की माटी में ऐसा एक सोखापन है कि इसको जो है आप उसे और आगे तराश सकते हैं। अब जरूरत इस बात की है, देखिए इस समय देश एक नए काल से आगे बढ़ रहा है, एक नए
रूप में बढ़ रहा है। आप सबको मालूम होगा पिछले 6-7 साल में जिस प्रकार से पूरे देश की व्यवस्था में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, एक सोच में परिवर्तन हुआ है। पहले बार ऐसा लगा है कि हम लोग दोबारा फिर से वापस जिस ताकत के साथ हम लोग थे पहले, वो बीच का 1000 साल हमारा एक तरीके से ब्लैक काला हो गया था, जिसमें हम लोग अपने आप को भूल गए थे। आप जाइए गुप्ता काल में जाइए, आप मौर्य काल में जाइए, आप उसके पूरा मैंने हमारे यहाँ हूण जो थे हर्षवर्धन वगैरह थे, आप उस पीरियड में जाइए, देखिए इस देश के बारे में जो बातें हैं, किस प्रकार की लेखनी हुआ करती थी, कैसी कैसे मैंने ऐसी रचना, कालिदास की रचना है। आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार की रचना उस काल में हुई है, जिस आप किसी चीज में ले लीजिए, आप उसको चाहे हमारे शिल्प में ले लीजिए, हमारे स्थापत्य में ले लीजिए, आप अर्थव्यवस्था के बारे में ले, यहाँ तक कि जिस जमाने में हमारे यहाँ पे मुगल शासक हुआ करते थे, जब अंग्रेज पहले बार आए तो उन्होंने देखे, भाई फतेहपुर सिकरी में आगरा का कलेक्टर रहा बहुत पहले, आज से करीब 24-25 साल पहले मैं आगरा का कलेक्टर था। वहां पे जब फतेहपुर सिकरी में अंग्रेज आए तो देखे, अरे ये तो लंदन और पेरिस से भी कहीं बहुत आगे है। हम अपने आप को भूल गए, कि हम कहाँ थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए, अभी ये हम भूल गए। तो एक बार दोबारा फिर से जो है हम अपने आप को याद कर रहे हैं। पहले बार एक बार दोबारा देश में स्वाभिमान जगा है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछले 7 साल में देश में एक नई लहर ला दी, एक नई सोच ला दी, पहले बार एक आत्मविश्वास ला दिया कि हम लोग हर क्षेत्र में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। चाहे वो कोरोना का क्षेत्र हो, कोरोना 2020 में आया, 2020 में जब दुनिया पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, उस समय हमारी ऐसी ताकत उभर करके निकली कि दुनिया ने हमारे सामने नमन किया। दुनिया ने समझा कि देखिए कि देश ने किस प्रकार न केवल इसको एड्रेस किया, बल्कि हम वसुधैव कुटुंबकम के उसके व्यवहार करते हुए हम लोग दुनिया को भी, किसी को मेडिसिन दे रहे हैं, किसी को पीपी किट दे रहे हैं, किसी को जो है और कुछ चीजें दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें हमने दुनिया को दिया, लोगों को जो है लोगों को बता दिया कि हिंदुस्तान की क्या ताकत है। ये वो ताकत है जो आज से 1000 साल पहले हिंदुस्तान की हुआ करती थी। किसी जमाने में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश का हुआ करता था, आज हम लोग पीछे हो गए, और ये पीछे हुए उस काले कालखंड की वजह से, जिस समय हमने अपने आप को भूल गए थे कि हम कौन थे, क्या हो गए। तो उसको लेकर के और उस चीज को अगर हम दोबारा लोगों में याद दिला दें, आज पहले बार इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, पहले बार हर क्षेत्र को, ऐसा नहीं कि पहले ऐसा होता था कि कभी यहाँ को डेवलप कर दिया, चलो आपको एक दिल्ली के बगल में नोएडा डेवलप कर दिया, उत्तर प्रदेश डेवलप हो गया। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, पूरे देश को आगे बढ़ाना, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, पूर्वी इलाका हो, हर इलाके को आगे बढ़ाना है। ये पहले बार इस प्रकार की सोच आई है, और ऐसी इंक्लूसिव सोच के नाते आज देश में आज ऐसा स्वाभिमान बढ़ा कि चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे हो, आज किसी देश में हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वहां पे उस देश का प्रधानमंत्री उनको अपने को सम्मानित महसूस करता है, हमारे प्रधानमंत्री को वहां पे उनको स्वागत करने के लिए। कोई देश का प्रधानमंत्री, आप सोच सकते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति उसको लेकर के कैसे कर रहा है, अमेरिका जैसे अमेरिका का राज्य कर रहा है। और ये प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं है, ये इस देश के लोगों का सम्मान है, जो लोगों का आत्माभिमान हुआ है। अभी हाल में जब कोरोना का जो दूसरा वेव आया, कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को नीचे गिराने की कोशिश की, भाई ठीक है यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक का 11 बना करके बनाने की कोशिश की, लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की। आज जब वैक्सीनेशन हो रहा, पहले बार देश में अपना खुद का वैक्सीन बना, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा काम किया, और इतना बड़ा काम करके हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ, जो कि हम लोग इतना बड़ा काम करके, उसमें कुछ लोगों को इस बात का डर हो गया कि भाई अरे ये वैक्सीन से पता नहीं क्या हो जाएगा। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में बात कर रहे थे कि गांव में लोगों को ऐसे बरगला दिया गया कि भाई वैक्सीन लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार तो पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारी जो एंटीबॉडी बनेगी, तो उस समय उस प्रोसेस में, रिएक्शन में हो सकता है एक दिन के लिए बुखार हो सकता है, लेकिन आगे के लिए, हमेशा के लिए आपका छुटकारा मिल जाएगा। आगे के लिए इस भयानक बीमारी से आप बच जाओगे, आपकी जिंदगी बच जाएगी। तो इस प्रकार की जो बातें, जो आज जो देश में जैसा बदलाव हो रहा है, तो अगर पूरे देश में बदलाव हो रहा है तो हमारे पूर्वांचल में भी होना चाहिए। पूर्वांचल का खुद का, पूर्वांचल पहले कभी कहाँ से था, चाहे उसकी खेती हो, वहाँ पे इतनी बढ़िया, वहाँ नदियों का वो बना हुआ, इतनी बढ़िया उर्वरा वहाँ जमीन है, यहाँ इतने वहाँ के लोग बड़े, आज पूर्वांचल लोग, मैं कहीं जाता हूँ, मैं
देश के कोने कोने में, क्या विदेश में भी मैं तमाम सारे देशों में गया, वहां मुझे पूर्वांचल के लोग मिले और अच्छे अच्छे काम करते वाले, अच्छी जगहों पे। तो क्या हम उसको दोबारा उस आत्मगौरव को पूर्वांचल को ला सकते क्या? कवि की लेखनी इतनी मजबूत लेखनी होती है, कवि जो है पूरी दिशा और दशा दोनों बदल देता है। तो यहाँ तो हमारे तमाम सारे कवि हैं, और मैं आपको आह्वान करता हूँ कि देश की आज़ादी का ये 75वां ये जो जयंती मनाया जा रहा है 2021 से 2022, जिसकी अलग 10 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, उसके दौरान क्या हमारे पूर्वांचल में जहां जहां भी जो हमारी आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ा है, ऐसे गुमनाम लोगों ने जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। आज ही के मन के बात में देखिए कि जो हमारे ओलंपिक में भाग लेने वाले, आपने कभी सोचा होगा कि ऐसे 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 लोग, जिस परिवार के लोग जो है आज ओलंपिक में भाग लेने जाएंगे और इस पूरे कुवत के साथ हम ओलंपिक का मेडल लेकर के आएंगे? तो ऐसे गुमनाम लोगों को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर आपकी लेखनी आगे बढ़ेगी, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा योगदान होगा उस देश के बदलते हालात में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को दुनिया के पटल पर आपको उस मंच पे लाने के लिए। ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। ये हमारे लोगों की ताकत को समझाने के लिए, क्योंकि पूर्वांचल की जो धरती है, चाहे वो प्रयागराज जो कि दुनिया में लोग बने, जिसको लोग जानते हैं, वहाँ का जो कुंभ मेला जो लगता है, उसकी बराबरी कहीं दुनिया में नहीं है। वो कैसे लगता है, कौन उसको करता है? माँ गंगा करती है, या संगम उसको करते हैं, या वहाँ के जो वो तपोभूमि है, भारद्वाज मुनि की तपोभूमि है, वो कैसे हो जाता है, इतना बड़ा दुनिया का चीज हो जाता है? ये लोगों के लिए कौतूहल है, लोगों के लिए आश्चर्य है, लेकिन हमारे लिए वास्तविकता है। ऐसे ही जो ददरी का मेला जो हम लोग जाते थे, ठंड में जाते थे, और मुझे जब ददरी के मेला का, अभी मैं जब मनमोहन जी सुना रहे थे तो मुझे तो याद आ रहा था अपनी पुरानी वो ददरी मेला की यात्रा में अपने छोटे भाई के साथ, जब वहाँ हम लोग जाया करते थे, जाके बैठ करके वहाँ पे सुना करते थे, सब चीज़ों को दोबारा एक बार याद आ रहा था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पूर्वांचल में, क्या हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं क्या? और इसके लिए आपकी माटी जैसी संस्था है, माटी जैसी संस्था का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, बहुत बड़ा। इसके लिए इसका जो, क्योंकि देखिए कौन कब कहाँ कैसे किस चीज़ को आगे बढ़ा ले, और माहौल अगर बढ़ने वाला हो तो फिर तो उसके साथ हो लेना हमारा जिम्मेदारी लगता है। अगर हम नहीं साथ होंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो मैं आपके जो आज के जो तमाम सारे कवि लोग हैं यहाँ पे, उन तमाम लोगों को जो मैंने आपने नाम मुझे बताया है, मैं जानता तो केवल देवकांत पांडे जी को, क्योंकि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। हो सकता है कभी मैं, आपने आसिफ भाई ने कहा कि मैं अपने गांव आता हूं, जरूर गांव आता हूं। पिछले साल नहीं आ पाया था कोरोना काल में, अदरवाइज मैं साल में 1 सप्ताह अपने गांव में जरूर गुजारता हूं, और आता हूं तो पूरे आसपास के इलाके के तमाम सारे लोगों से मिलता हूं, वहाँ के जो लोगों से, क्योंकि वहाँ से मैं अपने को बहुत धन्य समझता हूँ उस मट्टी में, जहाँ पे मैं पहले 12 साल वहीं गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, और वहीं के इंटर कॉलेज जो गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज है मारुकपुर, वहाँ से मैंने शुरुआत की, और सीधे वहाँ से मैं रांची निकल गया भारत सरकार की एक स्कॉलरशिप लेकर के, जो मैं रांची चला गया। और उसके बाद तो फिर मैं बाहर रहा, लेकिन 1 सप्ताह के लिए अपने गाँव जरूर जाता हूँ, और दोबारा फिर उस माटी को प्रणाम करके वहाँ पे अपने साथियों को जो हमारे साथ पढ़ते थे गाँव के प्राइमरी स्कूल में, अलग अलग जगह पे उनके साथ गुल्ली डंडा खेलने से लेकर के उनके साथ खेत खलिहान में जा करके वहाँ पे हर चीज़ को अनुभव करते हैं, और दोबारा उस सुगंध को लेकर के फिर उस ताकत को वापस आकर के जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे दोबारा लग जाते हैं। तो ये तो और मैं ज़रूर इस बार सोचा था कि फिर मैं जाऊँगा, लेकिन फिर से दोबारा एक सेकेंड वेव आ गई। देखें आगे कब जाने को होता है, क्योंकि उसके साथ जाने के साथ ही साथ वो तमाम सारे, जैसे मैंने सोनाडी कहा, तो सोनाडी की माँ भगवती का दर्शन का भी मुझे आशीर्वाद मिलता है। वहाँ आसपास के और भी सब जगह बहुत सारी चीज़ों का मुझे मौका मिलता है। जब दोबारा आऊँगा तो मैं आपसे भाई, आपको मैं याद करूँगा कि आप भी मेरे गांव आइए। मेरे गांव को जो है बहुत छोटा सा गांव है, पहाड़ीपुर सड़क के ऊपर ही है, लेकिन उस छोटे से गांव में जो पूर्वांचल की जो बात है, पूर्वांचल में तो मैंने देखा कि आपका कुछ भी नहीं है तब भी बहुत कुछ है। आप राजा हैं, आपके पास देने के लिए वो सिंपल गुड़ और पानी है, लेकिन फिर भी दिल के आप राजा हैं। आप गुड़ और पानी देकर के लोगों को खुश कर देंगे। आपको कुछ नहीं तो अपनी जबान से, अपनी बात से ही लोगों को खुश कर देंगे। जो हमारी भोजपुरी में मिठास है, आपसे मैंने पूछा था कि भोजपुरी में बोल सकता हूँ क्या? मैं भोजपुरी वो पूरी धारा प्रवाह के साथ बोलता हूँ, जैसे हमारे गाँव में जाकर दो लाइन भोजपुरियों में बोला, तो वो मैं भोजपुरी की जो मिठास है, तो वो उसकी बात ही अलग है, उसकी बात ही अलग है।
नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल निमन कहा हो भाई। ये मैं हाँ। ये जोन बा भोजपुरी का जोन बात बा ओकर बात ही अलग बा। बालेश्वर यादव को याद बचपन में बालेश्वर यादव को बाद में हमसे मिलल लखनऊ में भी, उनके तमाम सारे मेला में यहाँ वहाँ उनको जो है उनके सुनने का मौका मिला, वहाँ बलिया में भी उनका मौका मिला, ददरी में। तो वो भोजपुरी के तो अपन मनोज तिवारी जी यहाँ पे उनका जो देख करके ऐसे बहुते बने मने भोजपुरी का अपन बात बा। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, आप जो तमाम सारे जो हमारे जो कवि लेखक लोग हैं यहाँ पे, नाम आपने बताया कि जैसे संतोष चतुर्वेदी जी हैं, अखलाक बंदवी जी हैं, देवकांत को मैंने जानता हूँ, अविनाश पांडे जी हैं, रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, राजीव उपाध्याय जी हैं, माधुरी मिश्रा जी हैं, शशांक शेखर सिंह जी हैं और विकास राय जी हैं। शुक्रिया। तो मैं आप लोग को यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपने धरती की उस ताकत को उभारिए, और आज जैसे देश आगे बढ़ रहा है उससे तेज रफ्तार में अपने पूर्वांचल को लेकर के बढ़ाइए। हमारे पूर्वांचल के जो 16 जिले प्रयागराज से लेकर बलिया तक है, ये इनमें बहुत ताकत है, और जिस दिन ये ताकत निकल करके आएगी, ये देश का बहुत बड़ा अभी जो इतनी बड़ी चीज उभर करके आएगी कि जिसका आपको सोच नहीं सकते। और अगर होना ही है तो क्यों नहीं आपके हाथों से आप भी उसको आगे बढ़ाएं। मैं एक बार दोबारा आप सबको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और खास तौर से आसिफ भाई को कि आपने मौका दिया मुझे इस माटी के कार्यक्रम में भाग लेकर के आप लोगों से बात करने के लिए, और इसको और आप लोग आगे करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मिलने का भी मौका इंशाअल्लाह फिर कभी जरूर मिलेगा, आने वाले समय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका सानिध्य हमें मिलता रहता है, आपकी पेट्रोनेज है माटी को, और हम दूसरे माध्यमों पे भी आते हैं। ये हमने ट्विटर को भी माटी के रंग में रंगने के लिए ट्विटर पे ये शुरू किया था, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं आपके कि आपने समय निकाला। और हम चाहेंगे अगर थोड़ा समय हो तो देवकांत जी को सुनते हुए नहीं, अब मैं निकलूंगा। देवकांत जी को पहले कई बार सुन भी चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ, इसलिए अब मैं निकलूंगा। मैं ऑलरेडी मैं बहुत डिले हो गया। नहीं, आपने बहुत समय दिया, बहुत और बहुत कुछ। सर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कविता आपको जो आज पढ़ने वाला हूँ। ठीक है देवकांत, तुम ऐसे ही भेजते रहते हो। प्रणाम सर, प्रणाम। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हम आपके आभारी हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका हमेशा जैसे सहयोग और आपका संरक्षण मिलता रहता है, वो आगे भी मिलता रहेगा। बहुत धन्यवाद। प्रखर जी, आप आगे। धन्यवाद जी, मैं फिर निकल रहा हूँ आसिफ भाई। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।